तो मित्रों नमस्कार। तो मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से चलिए देखते हैं आज संधि प्रकरण से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न छोटे से लेकर बड़े लेवल तक में इसके 2-4 प्रश्न तो जरूर आते हैं संधि प्रकरण के। तो इसके पहले मैंने संधि से संबंधित एक सामान्य परिचय मैंने नेक्स्ट पहले वीडियो में अपने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे जरूर देखिए। उसके बाद आज मैं संधि का पूरा टॉपिक लेके आई हूँ, तो आप लोग इसको भी देखिए। चलिए देखते हैं संधि का कैसे होते हैं, संधि का सामान्य परिचय और संधि से बनने वाले सभी शब्द को। संधि के कैसे बनती है, तो संधि सम प्लस धा प्लस की बराबर संधि पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या योग अर्थात मिलना। आगे नेक्स्ट है वर्णानाम परस्पर विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृत का मतलब है वर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट है इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न परिवर्तित होता है उसे संधि कहते हैं। ये है संधि की मुख्य परिभाषा। संधि किसे कहते हैं, तो इस दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईशः रमेशः, रम आ ईशः आ प्लस ई का मेल, रम ए शाह आ प्लस ई ऐ हो गया, रमेशः गुण संधि। तो ये उदाहरण है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में रमा के माँ में विद्यमान आ तथा ईशः का ई मिलकर ए वर्ण परिवर्तित हो गया है। यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही संधि है। तो संहिता संहिता संधि के लिए अनिवार्य तत्व है। संहिता सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। तो संहिता और संधि का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। नेक्स्ट है संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है कि संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्यो तु सा विवक्षमापेक्षते। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते। तो संहिता संधि एक पद में नित्य होती है। जैसे नय प्लस अकः नायिका, पौ प्लस अकः पाव का, भो प्लस अनम भवनम। तो आगे है नेक्स्ट है उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अनिवार्य होती है। तो किसमें पूछ ले अगर संहिता किसमें अनिवार्य होती है, तो उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अनिवार्य होती है। जैसे नित्य प्लस औसत न्यौसत, प्रा प्लस ऋक्षत प्राक्षति, अधि प्लस आगच्छति अध्यागच्छति। नेक्स्ट है सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य नित्य होती है। तो सामासिक पद में भी संहिता नित्य अनिवार्य होती है। जैसे देवश देवा देवश आलयः सामासिक विग्रह है, देव प्लस आलयः देवालय। आगे नेक्स्ट है कृष्ण अस्त्रम सामासिक विग्रह है, कृष्ण प्लस अस्त्रम कृष्णास्त्रम। नेक्स्ट है वाक्य में संहिता संधि विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहें तो संधि करें या चाहे तो ना करें। जैसे रामः गच्छति वनम, संधि इसमें नहीं हुई है। तो ये एग्जाम्पल उदाहरण है, रामः गच्छति वनम में संधि नहीं हुई है। रामो गच्छति वनम संधि कार्य हुआ। अत्र काः अस्ति इसमें संधि नहीं हुई है। अत्र को अस्ति तो इसमें संधि हुई है। तो आगे नेक्स्ट है द्वाविंशे एव वर्षे इंदुमती अधिजगाम स्वर्गम, संधि नहीं हुई है इस उदाहरण में। नेक्स्ट है संधि विच्छेद। संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद क्या है, तो संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। संधि बराबर मिलना, विच्छेद बराबर अलग करना। जैसे कहते हैं ना मैंने संधि कर ली, जैसे पहले राजा महाराजा एक दूसरे से मिलकर संधि कर लेते तो उसी को संधि कहते हैं। जैसे गणेशः का संधि विच्छेद होगा गण प्लस ईशा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस ईशा, विद्या प्लस अर्थी, क्षमता मित्रों। तो विद्यार्थी का विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। नेक्स्ट है संधि में क्या होगा, तो दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। जैसे रवि प्लस ईशा रवीशा, ई प्लस ई बराबर ई बड़ी, सुर प्लस इंद्रा सुरेंद्रा, आ बराबर आ प्लस ई बराबर ऐ, सदा प्लस ए सदैव, आ प्लस ए बराबर ऐ। आगे नेक्स्ट देखते हैं एकः पूर्व परयोः, पूर्व और
पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा। दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार परिवर्तन होता है, जैसे इति प्लस आदि ही इत्यादि। ई के स्थान पर या, मधु प्लस अरि ही मध्वरि, उ के स्थान पर वा, ने प्लस अनम नयनम, ए के स्थान पर अय। तो नेक्स्ट है एका स्थाने एकादेशः, एक के स्थान पर एक आदेश होगा। आगे नेक्स्ट है दो वर्णों में किसी वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे इसमें उदाहरण देखिए, जैसे रामः आगच्छति, रामा आगच्छत विसर्ग का लोप हुआ है, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। और आगे है दोषः अस्ति, दोषो अस्ति, यकार का लोप हो गया है। आगे नेक्स्ट है दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना, जैसे एकस्मिन् प्लस अवसरे, एकस्मिन् अवसरे। कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होगा, जैसे तत् प्लस शिवा तक शिवा, वाग प्लस हरि वाग हरि। तो यहाँ पर ता प्लस सा वर्णों में संधि हुई तो ता को चा तथा सा को छा हो गया। आगे नेक्स्ट है कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण चला आएगा, जैसे वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। यहाँ छा एवं छा के बीच चा के रूप में एक नया वर्ण आ गया है। अब देखते हैं संधि के प्रकार। अभी तक मैंने संधि के संक्षिप्त परिचय को दिया है, तो अब आगे देखते हैं संधि के प्रकार हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो अभी हम स्वर संधि को देखते हैं। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को ही स्वर संधि कहेंगे, जैसे इति प्लस अलम इत्यलम, ई प्लस आ, कवि प्लस इंद्रा कवींद्रा, ई प्लस ई, नर प्लस ईशा नरेशा, आ प्लस ई, तव प्लस एव तवेव, आ प्लस ए, पो प्लस इत्रम पवित्रम, ओ प्लस ई। अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि है। इस संधि को अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। तो आगे नेक्स्ट है व्यंजन संधि। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। हल संधि भी व्यंजन संधि को कहते हैं। व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संक्षेप में व्यंजन हल के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे वाग प्लस ईशा वागीसा, हल प्लस अच इसमें है, जगत प्लस ईसा जगदीशा, हल प्लस अच इसमें है, तत् प्लस लया तल्लया, सत प्लस जना सज्जना। स्पष्ट है कि उपर्युक्त उदाहरणों में व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए हैं, अतः यहाँ व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। तीसरी संधि है स्वर बराबर विसर्ग संधि, विसर्ग व्यंजन विसर्ग संधि। यदि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार उत्परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कही जाएगी। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग से किसी संबंध शब्द का प्रारंभ नहीं होता। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे बालकः गच्छति, बालको गच्छति। यहाँ पर विसर्ग प्लस है, जैसे यहाँ बालिका में विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ बालकों में। नमः करोति, नमस् करोति, ये विसर्ग है। अली प्लस अयम, अलिरयम, यहाँ विसर्ग का लोप है और यह विसर्ग यहाँ आ गया। तो यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है, अतः विसर्ग संधि है। आगे नेक्स्ट है स्वर संधि। अब देखते हैं अच संधि। पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहेंगे, जैसे हिम प्लस आलिया हिमालय, आ प्लस आ, उप प्लस इंद्रा उपेंद्रा, ई प्लस ई। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। यहाँ पूर्व वर्ण है हिम के माँ में विद्यमान आ तथा पर वर्ण है आलिया का आ। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में उप के माँ में उप के पा में विद्यमान आ पूर्व वर्ण है तथा इंद्र का ई पर वर्ण है, अतः यहाँ स्वर संधि हो रही है। अब चलिए देखते हैं स्वर संधि के प्रमुख भेद। तो यहाँ से संधि स्टार्ट हो रही है। अब आपको एक एक करके सारे वीडियो डे बाय डे मिलने वाले हैं। तो पहला संधि है दीर्घ संधि। सूत्र है अकः समरणे दीर्घा। सूत्र विश्लेषण है अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ री री। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों आ ई उ री का भी बोध होगा। सवरणे, सवर्ण अक आ ई उ री री आने पर
दीर्घा, दीर्घ आदेश आ ई उ री हो जाता है। री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, अतः इसका सवर्णी री हो जाता है। संक्षेप में अक प्लस अक बराबर दीर्घा। अकः पूर्व वर्ण सवर्णी वर्ण दीर्घ, इसमें क्या है, दीर्घ के अंतर्गत आते हैं आ प्लस आ ई सवर्णी में हो गया बड़ी ई, और उ बड़ा उ, री अकः पूर्व वर्ण में सवर्णी पर वर्ण में री। तो आगे है दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों आ ई उ री में ही संधि कार्य होगा। तो अगर पूछ लिया दीर्घ संधि में कितने वर्णों में संधि कार्य होता है, तो आ ई उ री में ही संधि कार्य होगा। नेक्स्ट है ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, देखते हैं। आ बराबर बड़ा, जैसे अद्य प्लस अपि अद्यापि। आ प्लस आ बराबर बड़ा, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। आ प्लस आ बराबर बड़ा, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। आ प्लस आ बराबर बड़ा, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसी प्रकार ई उ री में 4 प्रकार से संधि दीर्घ संधि हो सकती है। दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। अब चलिए, हिम प्लस आलय संधि विच्छेद है। हिम आ प्लस आलय वर्ण विच्छेद। हिम आलय 2 वर्णों के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हिमालय संधि युक्त पद है। उपर्युक्त उदाहरण में हिम के मा में विद्यमान आ आलय के आ से मिलकर दीर्घ आ हो गया। पुस्तक प्लस आलय आ प्लस आ बराबर बड़ा, पुस्तक आलय। इसमें हो गया रवि प्लस इंद्रा, ई प्लस ई बराबर ई, रव ई प्लस इंद्रा रविंद्रा। भानु प्लस उदया, तो आप लोग उसका मैं एग्जाम्पल पढ़ते जा रही हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। भानु प्लस उदया, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, भानुदया। मात्र प्लस ऋणम, री प्लस री मात्र प्लस ऋणम मातृणम। आगे नेक्स्ट है, तो दीर्घ संधि कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। वाचन प्लस आलय वाचनालय, देव प्लस आलय देवालय, शस्त्र प्लस आगारा शस्त्रागारा, विद्या प्लस आलय विद्यालय। नेक्स्ट है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई में क्या होता है, इससे भी कुछ उदाहरण है दीर्घ संधि के। कपि प्लस ईसा कपीशा, गौरी प्लस ईशा गौरीशा, मुनि प्लस इंद्रा मुनीन्द्रा, श्री प्लस ईशा श्रीशा, मही प्लस इंद्रा महींद्रा, गिरि प्लस ईशा गिरीशा, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, वधु प्लस उत्सव वधुत्सवा, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, विदु प्लस उदया विधुदया, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेशा, साधु प्लस उत्तम साधुत्तम, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अब ऋषि बनने वाले कैसे हैं, तो देखते हैं दीर्घ संधि में उदाहरण है। मातृ प्लस ऋणम मातृणम, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, होत्र प्लस रकारा होत्रकारा, होत्र प्लस ऋकारा होत्रकारा। तो मित्रों, आज मैंने दीर्घ संधि तक की संधि प्रकरण पढ़ा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे गुण संधि। तो आप लोग पढ़ते रहिए मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमः संस्कृताय मित्रों।